हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी पेपर 1 हिंदी का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी है स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें जो है टोटल 18 सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो इसमें जो है पहले हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका जो है हम लोग आंसर जान लेंगे। तो जितना भी जो है मैथ का क्वेश्चन है, उसका जो है हम लोग सिर्फ आंसर जानेंगे। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 37 का जो है आंसर आएगा स्टूडेंट 50 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, सीबीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो सीबीआई के जो है वर्तमान प्रमुख हैं परवीन सूद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2024 का कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2024 का कला निधि पुरस्कार से जो है टीएम कृष्णा को और नीना प्रसाद को जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीती है? तो महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जो है रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर टीम ने जीती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, कितने भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 पुरस्कार जीते हैं? तो ग्रैमी अवार्ड 2024 पुरस्कार जो है 5 भारतीयों ने जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, साइमस हैरिस अप्रैल 2024 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमस हैरिस अप्रैल 2024 में जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन कहाँ किया गया? तो आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन किया गया है अस्ताना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अस्ताना जो है कहाँ की राजधानी है? तो अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना जाने वाला पहला भारतीय बने हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया?
तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 48, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदूर सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो मतलब कि ये सब का जो है स्थापना कौन किए हैं? तो प्रार्थना समाज का जो है स्थापना कौन किए हैं? तो प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। और प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट यंग इंडिया। यंग इंडिया का स्थापना कौन किए थे? तो यंग इंडिया का स्थापना किए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है लोकहितवादी। तो लोकहितवादी के नाम से किनको जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का स्थापना कौन किए थे? तो सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले। और इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदूर सभा। रहनुमाई मजदूर सभा का जो है स्थापना कौन किए थे? तो इसका जो है स्थापना किए थे नौरोजी फुरदोनजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है यंग इंडिया। यंग इंडिया का स्थापना किए थे मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है लोकहितवादी। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदूर सभा। रहनुमाई मजदूर सभा का स्थापना किए थे नौरोजी फुरदोनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसके जो है रचयिता है बिस्मिल अजीमाबादी। तो बिस्मिल अजीमाबादी जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और बिस्मिल अजीमाबादी जो है बिहार के उर्दू कवि थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने जो है पढ़ाई किए थे श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कॉलेज कहाँ है? तो ये कॉलेज गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे सिद्धू और कानू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और स्वदेश बांधव समिति का स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो सूरत विभाजन के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है नरमपंथियों का नियंत्रण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें जो है कौन सी जोड़ी सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है विनोबा भावे। विनोबा भावे दिया हुआ है द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो ये गलत है। विनोबा भावे जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट दिया हुआ है CR दास, मतलब चितरंजन दास। चितरंजन दास को जो है देशबंधु कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये सही है। नेक्स्ट है विलियम बेडर बर्न। विलियम बेडर बर्न दिया हुआ है 1907 के कांग्रेस सभापति। तो ये गलत है। विलियम बेडर बर्न ने जो है 1910 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ना कि 1907 के कांग्रेस
1907 का जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1907 के जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1907 में जो है कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। और इसका जो है ट्रिक भी है स्टूडेंट कि सूरत रास नहीं आई, तो मतलब सूरत अधिवेशन 1907 में और रास नहीं आई तो रास बिहारी बोस जो है अध्यक्षता किए थे। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है स्थान दिया हुआ है, स्थान का नाम, और एक तरफ जो है उद्योग का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है कौन सा उद्योग है, तो बेंगलुरु में जो है वायुयान उद्योग है। नेक्स्ट है कोरबा। कोरबा में जो है एल्युमिनियम उद्योग है। नेक्स्ट है जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो है लौह इस्पात का कारखाना है। नेक्स्ट है मलाजखंड। मलाजखंड में जो है तांबा का उद्योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 56। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना था, तो लगभग 31% था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। तो सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक पर्वत श्रेणियों का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नांकित में सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी है। तो कौन जो है सबसे कम लंबाई वाली नदी है इसमें, तो फर्स्ट में दिया हुआ है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की लंबाई कितना है, तो बूढ़ी गंडक की जो है कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कोसी। कोसी नदी का जो है कुल लंबाई कितना है, तो कोसी नदी का जो है कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। नेक्स्ट है पुनपुन। पुनपुन नदी का जो है कुल लंबाई कितना है, तो पुनपुन नदी का कुल लंबाई है 200 किलोमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सबसे कम लंबाई वाले नदी को पूछा था, तो इसमें हो जाएगा पुनपुन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुनपुन नदी की लंबाई जो है 200 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक नदी की जो है कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और कोसी नदी की कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो क्षेत्र दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र जो है कौन से राज्य में है, तो वही इसमें जो है दिया हुआ है, और कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसको पूछा है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है वायनाड। वायनाड कहाँ है, तो केरल में है, तो ये सही है। नेक्स्ट है दंडकारण्य। दंडकारण्य दिया हुआ है मध्य प्रदेश, तो ये गलत है। दंडकारण्य का विस्तार जो है कहाँ है, तो दंडकारण्य का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है मलनाड। मलनाड कहाँ है, तो मलनाड जो है कर्नाटक में है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो म्यांमार के साथ जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य की सीमाएं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ये जो है बघेलखंड पठार पर जो है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 63, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन। तो परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन जो है क्या होता है, तो ये जो है ताप के बढ़ने से बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 66, ओम के नियम के अनुसार होता है। तो ओम के नियम के अनुसार जो है नियत ताप पर विभवांतर जो है धारा का समानुपाती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। तो जीवों में प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो है डीएनए है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए की श्रृंखला जो है किससे कौन जो है बॉन्ड से बंधी होती है। तो डीएनए की श्रृंखला जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। तो अपघटक जो है मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि जो है यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षमाभ को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जनरल स्टडीज का जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। तो कन्नौजी हिंदी जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी साहित्य को जो है 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हिंदी साहित्य को जो है 4 कालखंड में विभक्त किया गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 74, जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो कौन जो है इनमें से भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बिहारी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सूरदास, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कबीरदास, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भक्तिकालीन कवि जो है बिहारी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहारी जो है रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 76, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विद्या से संबंधित है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें जो है रेखा चित्र विद्या से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद जो है
आदर्श मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति है जटिलता से सरलता की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, हरिशंकर परिसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते थे? तो हरिशंकर परिसाई जी जो है व्यंग्यात्मक रचना के लिए जाने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है नाटककार का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है रचना का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के नाटक कौन है? तो धर्मवीर भारती के नाटक है अंधा युग। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक जो है कौन है? तो इनका नाटक है दशरथ नंदन। नेक्स्ट है मणि मधुकर। मणि मधुकर का जो है नाटक है रस गंधर्व। नेक्स्ट है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का नाटक है जन कवि जगनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 1, थर्ड, फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इंदुमती के जो है रचनाकार कौन है? तो इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। और यह कहानी जो है सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83, ताले कै पानी पताल गए बेटी, पुरने इन गई कुंभलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परितु है, कैसे के रच्यू ब्याह रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो यह गीत जो है ब्रज भाषा की बोली का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रज भाषा जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है गीत फरोश कविता की पंक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गीत फरोश कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर के 88 तक दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती है। दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग इसी गद्यांश से देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86, दौलत की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो दौलत की पूजा से अभिप्राय है कि दौलत कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
7 गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो गद्यांश का जो है उचित शीर्षक होगा दौलत और मनुष्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 उपयुक्त गद्यांश के अनुसार दुनिया में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार दुनिया में जो है उस मनुष्य की पूजा होती है जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर के 91 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो रविंद्रनाथ सांस्कृतिक स्वर के रूप में पूर्व और पश्चिम के समन्वय पर बल देते हैं, परंतु पश्चिम विज्ञान को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने उसके भौतिक प्रगतिशीलता के आदर्श को नहीं अपनाया है। वे समन्वय साधना का उत्कृष्टतम रूप भारतवर्ष की राष्ट्रीयता में देखते हैं। यह राष्ट्रीयता काल प्रवाह में बहकर आई असंख्य जातियों प्रजातियों के हार्दिक आदान प्रदान, सहयोग और समन्वय के रूप में प्रतिफलित है। उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना पश्चिम की शोषणशील एकांगी राष्ट्र चेतना से भिन्न है, जो उपनिवेशों का निर्माण कर राष्ट्रीय जीवन मान की अभिवृद्धि को ही एकमात्र सत्य जानती है। वस्तुतः भारतवर्ष की राष्ट्रीयता मानवीयता ही है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय चेतना से उसका किंचित मात्र भी विरोध नहीं है। भारत का राष्ट्र धर्म मानवता की पुकार बनकर ही अपने आत्म धर्म को चरितार्थ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, और ये क्वेश्चन का जो आंसर जो है हम लोग गद्यांश से ही देंगे। तो उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इसका जो है शीर्षक हो सकता है रविंद्र और भारतीय राष्ट्रीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 भारतीय राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जा सकता है मानवीयता को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय चेतना के अविरोधी है क्योंकि युवा है। तो भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय चेतना की अविरोधी है क्योंकि युवा जो है मानवीयता की समानार्थी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 राष्ट्रीय में प्रत्यय है। तो राष्ट्रीय में जो है ई प्रत्यय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 93 से 96 तक दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो तमिलनाडु भारत के दक्षिणी छोर पर बसा राज्य है, जिसे प्रकृति ने मैदानी, समुद्री और पर्वतीय विभिन्नताओं प्रदान कर अपने हाथों से संवारा है। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं और तमिल भाषा बोलते हैं। इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्ति तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल और चेरा वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर हैं जो स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है। तो भारत के दक्षिण में जो है तमिलनाडु राज्य स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 स्थापत्य कला का अर्थ है। तो स्थापत्य कला का अर्थ है भवन निर्माण की कला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 चोल तथा चेरा राजाओं ने तमिलनाडु को समृद्ध बनाया है। तो चोल तथा चेरा राजाओं ने तमिलनाडु को समृद्ध बनाया है वास्तुशिल्प, मूर्ति एवं भवन निर्माण कला में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। वाक से तात्पर्य है। तो इस वाक से जो है यही तात्पर्य है कि तमिलनाडु में मंदिरों की बहुलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 97 से लेकर के 104 तक,
और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है, तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूरब की ओर बढ़ती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो? कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे? अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सरिपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नर्म होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार गोवा लंदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है, तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अवस्थित हो जाती है और विजयी वीर मन में आए वैसे जहाँ तहाँ घूमते हैं, उसी प्रकार का हाल इसके बाद इन दो महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती है। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से अधिक नाम हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती है। यहीं आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए, बाक से तात्पर्य है। तो बाक से तात्पर्य है कि समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98। सरिपति का अर्थ होता है। तो सरितपति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सरिता का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है गोवा लंदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100। कसी हुई सेना से तात्पर्य है। तो कसी हुई सेना से तात्पर्य है युद्ध के लिए सज्ज सेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती है, काले वाक्यांश से तात्पर्य है। तो अनेक मुखों द्वारा, तो इससे जो है क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के बाद। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के बाद जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय का सटीक विलोम शब्द है। तो विजय का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो विजय का विलोम हो जाएगा पराजय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104। अवस्थित में प्रत्यय है। तो इसमें जो है इत प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 105 से लेकर के 108 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। यदि तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करो। प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का क्षण है। जीवन की दौड़ वास्तव में विद्यार्थी जीवन में आरंभ होती है। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि दूर भविष्य के क्षितिज में अपने लक्ष्य को ढूंढने में लगी रहती है, वे विश्राम नहीं किया करते। क्वेश्चन नंबर 105। इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं? तो इस गद्यांश में संज्ञा शब्द जो है कुल 14 बार प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश में कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? तो गणना ऐसा शब्द है जो क्रियार्थक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107। गद्यांश में सर्वनाम शब्द बे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बे जो है प्रयुक्त हुआ है विद्यार्थियों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद है विद्या जोड़ अर्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो आवारा मसीहा जीवनी में जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवि जो है सुंदर दास नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अष्टछाप के कवि जो हैं कौन कौन है? तो अष्टछाप के कवि जो हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये सब जो है अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर के 116 तक। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ये जो है कविता दिया हुआ है, तो यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दें आम और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर भी मैं ही बांझ रहूं, मैं ही न दे पाऊं परिणत प्रज्ञा का अपना फल, यह कैसे होगा, यह क्यों कर होगा, सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुदित करे नियंत्रित नदियाँ, तो फिर मैं ही रहूं निर्बध, मैं ही रहूं अनियंत्रित। क्वेश्चन नंबर 111, काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात हुई है? तो काव्यांश में जो है आम, जामुन, लीची का जो है पुष्पित होने की बात हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है? तो कवि द्वारा जो है बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है? तो कवि के जो है आश्चर्य भाव का पता चलता है, तो फिर मैं ही बांझ रहूं, इस पंक्ति से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पंक्तियों में सृजन का भाव छलकता है? तो यथा समय पुष्पित हो, इस पंक्ति में जो है सृजन का भाव झलकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, यथा समय से तात्पर्य है? तो यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा के बारे में जो है कौन सा कथन सही है, इसमें चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती है, तो ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, बोली और भाषा एक ही है, तो नहीं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी का पर्यायवाची शब्द है? तो तरनी का पर्यायवाची शब्द नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचक चाकर ठिठक जाते हैं शब्द का अर्थ है? तो अचक चाकर का अर्थ क्या होता है? तो अचक चाकर ठिठकना का अर्थ होता है घबराकर ठिठक जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119, गुण धर्म शब्द का सामासिक विग्रह होगा? तो गुण धर्म शब्द का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा गुण का धर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, शारीरिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो शारीरिक में जो है इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, सरग शब्द का तद्भव रूप है? तो सरग शब्द का तद्भव रूप जो है स्वर्ग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 122, सूखी पड़ी थी नदियाँ सो भदभदा गई रे, यहाँ भदभदा शब्द का अर्थ है? तो भदभदा शब्द का अर्थ है ध्वनि के साथ बहना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123, बड़े नहूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धूथरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, में अलंकार है, तो इसमें जो है अर्थान्तर न्यास अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से तत्सम शब्द है? तो इसमें जो है तत्सम शब्द कौन है? तो धूर्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द है? तो इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है परिव्राजक कहते हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127, दिवगंत का समानार्थी शब्द है। तो दिवगंत का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका समानार्थी शब्द होगा स्वर्गवासी। क्वेश्चन नंबर 128, आनन फानन में मुहावरे का अर्थ है। तो आनन फानन में मुहावरे का अर्थ होगा तुरंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129, एक और एक 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ है। तो एक और एक 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ है संगठन में शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130, संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द को जो है कारक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 131, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर न घटे करु समूल कुम्हिलाए में अलंकार है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम जानता हो। तो जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शब्द विलोम है। तो विधि का जो है विलोम क्या होगा? तो विधि शब्द का विलोम होगा निषेध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 135, कर्मचारियों को अवकाश की दे दी गई थी। तो यहाँ पे जो है फील करना है। तो कर्मचारियों को अवकाश की जो है सूचना दे दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें जो है शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। तो बुराई के स्थान पर जो है बुराइयां होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो कौन जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो संयुक्त काल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो है इसमें कौन है? तो कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा का अस्थाई भाव जो है विभत्स रस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 141, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो ग्रस्त का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो मुक का विलोम क्या होगा? तो मुक शब्द का विलोम होगा वाचाल। क्वेश्चन नंबर 143, तिमीर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो तिमीर का जो है विलोम क्या होगा? तो तिमीर का विलोम होगा आलोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो सामान का विलोम होगा विशिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, आंखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो उठ जाना मुहावरे का अर्थ होगा मर जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 148 कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय याबा एक बौराए जगबा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149 अर्थालंकार की पहचान करें। तो रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150 रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उपयुक्त में कौन सा रस है? तो इसमें जो है वीर रस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में जो है इतना ही हिंदी का क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।